राधे श्याम, राधे राधे। आवाज आ रही है मेरी स्पष्ट आप लोगों तक? राधे श्याम। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अपने मोबाइल के नीचे देखेंगे 3 डॉट होगा, 3 डॉट में 3 डॉट होगा, उसे टच करेंगे तो मैसेज का ऑप्शन आएगा, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आशुतोष तिवारी जी, राधे श्याम। आ रही आवाज? कैसे हैं आप लोग? आशुतोष तिवारी जी का आप सभी लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, थोड़ा एक बार आप लोग अपना अपना स्थान बता देंगे, कौन कहाँ से जुड़े हैं। मैं श्रीधाम वृंदावन से पंडित उद्धव कश्यप आप लोगों को आज अपनी ज्योतिष अध्ययन कराने की प्रक्रिया विशेष करके अध्ययन कराने आया हूँ, जिसमें कुछ आपको नई जानकारी भी दे दूंगा। विशेष करके हम लोग पितृदोष के बारे में समझेंगे कि कुंडली में कितने प्रकार का पितृदोष होता है, उसका प्रभाव क्या होता है और उसे निवारण करने के लिए क्या सटीक उपाय है। उपाय विशेष महत्व रखता है, जिसे रेमेडीज कहते हैं, है ना। तो कोई भी बीमारी हो या कोई भी परेशानी हो, कुंडली के आधार पर देखें या डॉक्टर देखता है, तो कहीं ना कहीं मेन जो है उसका दवाई जानना जरूरी होता है, और दवाई भी सटीक रूप से। तो उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। और आजकल बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखने को मिलता है कि पितृदोष जैसी स्थितियां विशेष बनती हैं। नरेश जी, राधे श्याम, जय सीताराम। जयंत शर्मा जी, दाऊ जी से जय हो, आप तो ब्रजवासी ही हैं, वृंदावन के पास से ही हैं। गौरव कुमार जी फरीदाबाद से, अच्छा फिरोजाबाद से हैं। हर्ष पांडे जी गोरक्षनाथ, अरे वाह गोरखपुर से हैं, जय हो। तो आप अभी उसी छात्रावास में हैं? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए गौरव जी। बाकी आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है, स्पष्ट आ रही है? एक बार और अपने तरफ से मैं देख लेता हूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं शिवानी जी, अगर किसी प्रकार कोई समस्या होगी। अब चेक करिए तो गौरव जी, गौरव जी अब बताइए अब कैसी है? बुरहानपुर एमपी से हैं नरेश जी। गौरव जी अब वॉइस कैसी आ रही है, क्लियर करें एक बार। क्लियर है, चलिए। हाँ, कहाँ थे? गोरक्षनाथ, हर्ष पांडे जी, अच्छा हर्ष पांडे जी की लगता है नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा है। हर्ष पांडे जी आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, विषय प्रारंभ करते हैं हम लोग। आप लोगों को पता होगा कि मैं वृंदावन से आप लोगों को अध्ययन करा रहा हूँ। यदि आप चाहेंगे तो वृंदावन भी हैं, वृंदावन में रहते हैं तो ऑफलाइन भी आकर के अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उसी समय पे जिस समय में ऑनलाइन चलती है उस समय ही आकर के अध्ययन कर सकते हैं। वही समय जो है रात्रि का समय रहता है, 9 से 10:30 का समय रहता है क्लास का। विषय आज का थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं, पहले बेसिक ज्योतिष, क्योंकि आप लोग ज्योतिष अध्ययन करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले ज्योतिष विषय के बारे में थोड़ा सा मैं प्रत्येक डेमो में बताता हूं आप लोगों को, लेकिन आज मैं बिल्कुल थोड़ा सा स्पर्श मात्र करूंगा ज्योतिष विषय के बारे में। ज्योतिष किसे कहते हैं, आप लोग बस ध्यान से सुन लीजिएगा, किसे कहते हैं। मेन जो विषय है आज का आपका अध्ययन करने, केवल आप मुझे आधा घंटा अपना दीजिए, आधे घंटे में बहुत कुछ नया योग भी समझ जाएंगे। पितृदोष ये किस कारण से बनता है कुंडली में ये भी समझ जाएंगे, और इसका सटीक उपाय क्या है ये भी समझ जाएंगे। फिर बाद की बात है कि आप हमारे फाइनल क्लास में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। अभी तो आपको हम अध्ययन करा रहे हैं, यही सोच करके आप इतनी दूर जर्निंग करके हम वृंदावन धाम पहुंचे हैं, भले ऑनलाइन के माध्यम से ही, तो आप कुछ ना कुछ नया लेकर के जाइए यहाँ पे। तो मेरा विचार और सोच यही है अभी के लिए, आपके लिए, है ना। तो निवेदन है आप लोगों से बस आधा घंटा का समय दें, और अभी थोड़ा डिस्टरबेंस भी हो आगे पीछे तो देख लीजिएगा, कॉल वॉल आए तो नहीं रिसीव करें तो वही बढ़िया है, आपके लिए भी हमारे लिए भी एक मोटिवेशन होता है कि आप इतनी देर रुके हैं, है? ज्योतिष किसे कहते हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हुए हैं, जो मेन ऋषि हुए जिन्होंने सिद्धांत दिया। उसमें से सूर्य हैं, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, अंगिरा, मनु,
इस प्रकार से 18 प्रवर्तक हुए हैं। भृगु भी आते हैं, पराशर जी भी आते हैं, आदि आदि। तो उन 18 प्रवर्तकों ने अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने भाषा शैली के आधार पर ज्योतिष विषय को परिभाषित किया है। ज्योतिष विषय का परिभाषा अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में, अपने शब्द शैली में बोला है, उन्होंने बताया है। लेकिन सबका यदि निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो एक ही है कि ज्योतिषम काल विधात्मकम शास्त्रम। जो शास्त्र, जिस शास्त्र के माध्यम से हमें काल का बोध हो, काल का मतलब समय का बोध हो, जो भी शास्त्र है ज्योतिष, इस ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही हमें समय का बोध होता है कि कब किसका समय अच्छा आने वाला है, अच्छा था या अच्छा चल रहा है, या बुरा आने वाला है, बुरा है या बुरा चला गया। तो कोई भी चीज समय के बारे में हमें ज्ञान होता है वह ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी। एक और छोटी सूक्ति है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। जिस शास्त्र के माध्यम से सूर्य आदि नवग्रह, तारा, नक्षत्र, धूमकेतु आदि का ज्ञान होता है, उस शास्त्र को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। दैट्स इट। बस इतना ही आपको याद रखना है। ज्योतिष किसे कहते हैं? जिस शास्त्र के माध्यम से समय एवं ग्रह नक्षत्र आदि का बोध हो, उसे ज्योतिष कहते हैं। इतना याद रखिएगा। ज्योतिष विषय बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि इसका ना प्रारंभ है और ना ही लास्ट है। आप इसे अध्ययन करते जाइए, कभी पूर्ण नहीं होगा। कितना भी अध्ययन कर लीजिए, इस जन्म, एक जन्म का विषय है ही नहीं। तो ज्योतिष विषय पूर्ण कभी नहीं होता है। ज्योतिष विषय बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से साइंस अध्ययन हम लोग करते हैं, साइंस भी बहुत बड़ा है। उसको सरलता से अध्ययन करने के लिए उसे 3 भाग में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसी प्रकार से ज्योतिष का भी 3 भेद किया गया, 3 भाग कर दिया गया। भैया यदि किसी को ये भाग पढ़ना है तो यही पढ़ो, ये भाग पढ़ना है तो यही पढ़ो, तीसरा यदि पढ़ना है तीसरा ही पढ़ो। तो वो 3 भाग क्या है? तो पहला है सिद्धांत ज्योतिष, ये क्या है ये भी बताएंगे आपको, और क्या क्या हम अध्ययन कराते हैं इन तीनों भाग में से ये भी बता देंगे आपको। सिद्धांत ज्योतिष, दूसरा है संहिता ज्योतिष, और तीसरा है होरा ज्योतिष। है ज्योतिष का ही भाग। तो ज्योतिष को सरलता से अध्ययन करने के लिए इन्होंने, विद्वानों ने ज्योतिष का 3 भाग कर दिया। तीनों भाग का नाम है, एक पहला सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होरा ज्योतिष। जो सिद्धांत ज्योतिष है उसमें ज्योतिष का कौन सा विषय आता है? उसमें आता है गणित की प्रक्रिया। ज्योतिष विषय में जितनी भी गणित की प्रक्रिया है वो सभी सिद्धांत ज्योतिष में आता है। जैसे कुंडली बनाना, ये तो आपको हम पढ़ाएंगे ही, ये सिखाते हैं आपको। पंचांग बनाना ये नहीं सिखाते हैं। एवं ग्रह नक्षत्रों आदि की स्थिति, ग्रह गोचर आदि की स्थितियों का जो ज्ञान होता है हमें, वो सिद्धांत ज्योतिष बताता है। इसके बहुत सारे बड़े बड़े पुस्तक हैं। सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, सिद्धांत शिरोमणि, ग्रह लाघव, लीलावती, ये सारे पुस्तक जो प्रचलित पुस्तक हैं, जो उपलब्ध हैं। बहुत सारे सिद्धांत तो ऐसे हैं जो उपलब्ध ही नहीं, बस उनका नाम है कि ये भी सिद्धांत है ज्योतिष का, लेकिन वो है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। तो ये जो सारा नाम आपको बताया हूं, ये सब जो है उपलब्ध है और इसका ज्ञान कराया जाता है। लेकिन हम जो आपको अध्ययन कराएंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम रहता है, 6-7 महीने का, 8 महीने का ही समय हम आपको देते हैं, उसमें कुंडली बनाना अच्छी तरह से अध्ययन कराते हैं। उस पद्धति से, जो पद्धति यूनिवर्सिटी आदि में अध्ययन कराते हैं, भारतीय ज्योतिष, बृहत पराशर, होरा शास्त्र आदि के पद्धति से, बृहत पद्धति से कुंडली बनाने का जो प्रक्रिया वो आपको सिखाते हैं। हस्तलिखित कुंडली किसी भी पंचांग से आप बना सकते हैं। दूसरा है संहिता ज्योतिष। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है मुहूर्त, मेन मुहूर्त, बाकी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मेन है मुहूर्त और वास्तु। इसे हम संहिता ज्योतिष कहते हैं। तो वास्तु की क्लास अभी चल रही है, बिल्कुल प्रारंभ हुई है। एक क्लास हुई है और एक क्लास आज है। एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास होती है अपनी, है ना। तो संहिता ज्योतिष जो है वो मुहूर्त है, वास्तु, ये दोनों आपको अध्ययन कराएंगे हम। वास्तु भी अध्ययन कराते हैं, मुहूर्त भी अध्ययन कराते हैं आपके इसी बैच में। एक बैच में आप जुड़ेंगे, उसमें सब कुछ है।
वास्तु भी अध्ययन कराएंगे, हस्तरेखा भी कराते हैं, अंक ज्योतिष भी कराते हैं, और कुंडली बनाना भी, कुंडली देखना भी, और मुहूर्त भी। ये 6 विषय आपको अध्ययन कराते हैं। और होरा ज्योतिष तो मेन है ही, जिसके लिए ज्योतिष सीखते हैं, इसको कहते हैं फलित। फलित मतलब फलादेश। कुंडली को देख करके, प्रश्न कुंडली को देख करके जो फलादेश करते हैं वो होता है होरा ज्योतिष। तो इनमें से तीनों चीज का आपको अध्ययन कराते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। पंचांग बनाना, सिद्धांत ज्योतिष तो ऐसा कहा जाता है 12 वर्ष का विषय है, लेकिन अपना इस समय जो समाज में चल रहा है, जो उपयोगी है, जो आवश्यक है, जिसके लिए मतलब अपने लिए, समाज के लिए, वो आपको अध्ययन करा देते हैं। सिद्धांत ज्योतिष में भी कुंडली बनाना, संहिता ज्योतिष मुहूर्त इतना देखना कि आप कोई भी मुहूर्त बता सकें किसी को, चाहे संस्कार, षोडश संस्कार का हुआ, गृह प्रवेश का हुआ, यात्रा आदि का मुहूर्त हुआ, कोई भी मुहूर्त हुआ, पूजा पाठ का, यज्ञ आदि का मुहूर्त। वास्तु भी आपको इतना अध्ययन करा देते हैं कि आप किसी का भी वास्तु का कार्य कर सकें, किसी को नक्शा बना के दे सकें, भैया इस प्रकार से आप बना लो, कहीं जा करके गृह वास्तु सिखाते हैं। और फलित का भी बहुत बड़ा विषय है। आपको जो हम फलित सिखाते हैं वो कुछ विशेष पुस्तकों से, जैसे बृहद पराशर होरासार से, होरा शास्त्र से, फल दीपिका से, ठीक है, सारावली से, ये सब आपको नोट्स बनवाएंगे इन सभी पुस्तकों से, ठीक है। बृहद जातक से, ठीक है जी। और एक और पुस्तक है भारतीय ज्योतिष, इससे, इन सारी पुस्तकों से आपको हम होरा ज्योतिष पढ़ाते हैं, अर्थात फलादेश पढ़ाते हैं। इसका नोट्स आपको तैयार करवाते हैं, और पुस्तक का PDF भी चाहिए होता है तो हम दे देते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। तो ये सब तो आपको अध्ययन कराते हैं। आज का विषय करते हैं, क्योंकि ये अगर इस पे चलेंगे हम लोग बेसिक पे, तो 2-4 घंटा बेसिक पे ही निकल जाएगा, है ना। तो एक सेकेंड, चलिए अब देखिए एक बार। अच्छा, जितने लोग जुड़े हैं एक बार बता दें, कुछ पन्ने पढ़ा जो मैंने बताया, कुछ समझ में आया। ज्योतिष किसे कहते हैं, सिद्धांत ज्योतिष किसे कहते हैं, संहिता किसे कहते हैं, होरा किसे कहते हैं। गौरव जी है, नरेश जी, हर्ष जी, आशुतोष जी है। सिद्धांत, संहिता और होरा। आशुतोष जी तो अपने छात्र हैं, मुझे लग रहा है फाइनल में आप जुड़े हैं ना, ऑफलाइन में भी आते हैं। हाँ, आपका फोटो देख करके मैंने समझा। आगे बढ़ा जाए, गौरव जी एक बार बताएंगे सब लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो जो नए जुड़े हैं वो बता दे कौन कहाँ से जुड़े हैं एक बार। फिर आज का विषय जो है पितृदोष, उसे समझेंगे हम लोग। सौरभ पांडे जी प्रयागराज से हैं। चलिए प्रभु, पितृदोष, आप लोग मैसेज नहीं कर रहे, चलिए कोई बात नहीं, आगे ही बढ़ते हैं, अध्ययन ही करते हैं। पितृदोष आप सभी लोगों से लास्ट में बात भी करेंगे, सारी चीज बताएंगे भी, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं करना है। पितृदोष ये क्या है ये समझेंगे। पहले ये समझे हम लोग कि पितृदोष बनता कैसे है। नीरज जी कह रहे हैं मैं शॉप दुकान में बैठा इसलिए मन भटक रहा है, कोई बात नहीं, बस 15 मिनट और 20 मिनट हमें दे दीजिए, उसमें आपको हम पितृदोष का फुल्ली कॉन्सेप्ट आपको अध्ययन करा दूंगा। सारी चीजें पांडे जी अभी बताएंगे आप लोगों को, कक्षा के बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले हम लोग पितृदोष। पितृदोष बनता क्यों है? यदि कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछते हैं कि भैया पितृदोष बना है, लेकिन क्यों बना, प्रश्न उठता है ना कि हमारी ही कुंडली में पितृदोष क्यों बना, पितरों का दोष है, मान ली मेरी कुंडली में पितृदोष है, तो मेरी कुंडली में पितृदोष है, मेरे भाई है छोटे बड़े, पितृदोष होना चाहिए था, उनपे भी होना चाहिए था, पूरे खानदान में होना चाहिए था, मेरे पे क्यों बना? जब पितृ हमारे और मेरे भाई के
दोनों के एक ही पित्र है ना, तो हमारे कुंडली में काहे बना पितृदोष, प्रश्न उठता है। तो इसका यही उत्तर है कि पितृदोष उस व्यक्ति की कुंडली में बनता है जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में पिता का या अपने पितृ दादा आदि का आज्ञा उल्लंघन करता है या श्राप मिलता है। तो पहला कारण ये है, यदि आप इस जन्म में ही पिता की आज्ञा का उल्लंघन या पिता से किसी प्रकार, पिता या दादा से किसी प्रकार से श्रापित हो जाते हैं, बद्दुआ ले लेते हैं, तो वो जो बद्दुआ है आपको इस जन्म में मिले अथवा ना मिले, लेकिन अगले जन्म में जब भी आप मनुष्य योनि में जाएंगे तो पितृदोष जैसी समस्या देती है। अगर आप उस पर विश्वास रखते हैं तो, विश्वास नहीं रखते हैं तो कोई बात ही नहीं। और सनातन धर्म से ज्योतिष अध्ययन कर रहे हैं, वेद का जो अंग है ज्योतिष नेत्र है, तो आपको पूर्व जन्म पर विश्वास रखना ही चाहिए और रखना ही पड़ेगा। एक कारण तो ये है कि पूर्व जन्म में पितृ का, पिता का, दादा आदि का श्रापित बद्दुआ आदि कारण पितृदोष बनता है। दूसरा कारण है कि पूर्व जन्म में आपने किसी का कर्ज लिया होगा, या आपके पिताजी या आपके दादा आदि पितृ जो है पूर्व जन्म में, इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में कर्ज लिए होंगे और कर्ज चुकाए नहीं होंगे। तो वो जो कर्ज है, वो कर्ज इस जन्म में आपकी कुंडली में पितृदोष बन करके आया है। बात आई समझ में नीरज जी? शॉप पे बैठे रहे अभिषेक जी, लेकिन कुछ तो पितृदोष बनता तो इस कारण से है, इसलिए हमारे में बनता है और हमारे भाई में नहीं बनता है। तो इसलिए हमें विशेष इफेक्ट करेगा, जिसकी कुंडली में बनता है उसको विशेष इफेक्ट करता है। और उसके साथ साथ उसके खाने से, मेरे कुंडली में बना तो मेरे संतान जो होंगे उस पर इफेक्ट करेगा। मेरी कुंडली में है तो भाई वगैरह, भाई है तो इफेक्ट उनके ऊपर भी होगा उसका प्रभाव, लेकिन उतना नहीं होगा जितना हमारे ऊपर रहेगा। अब ये बनता कैसे है ये से समझते हैं। आप सब लोग ज्योतिष से जुड़े हैं तो कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर से या हस्तलिखित कैसे भी कुंडली बनाना आप जानते होंगे। तो किसी की भी आप कुंडली बनाइए, कुंडली तो बनाना जानते होंगे सब लोग। आजकल बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो फ्री ऐप है, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति का जन्म डिटेल डालिए और कुंडली बन करके आपके हाथ में आ जाएगी। तो कुंडली बनाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं आजकल के जमाने में, ऐप जब से आ गया है। तो जन्म वर्थ डिटेल्स डालिए, जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान, और कुंडली बन करके आ जाती है। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए ये कुंडली बनी, जिसका जो प्रारंभ है वो 9 नंबर से प्रारंभ है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। मैं लिखा देता हूं आप लोगों को कि पितृदोष बनता कैसे है। तो लिखा रहेगा, तो आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काम आएगा। पितृदोष, अच्छा ये तो हेडिंग लिखा हुआ है, आपको कारण बताते हैं। बनता कैसे है? यदि लग्न कुंडली में, अच्छा एक चीज और बता दें आप लोगों को, लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली कैसे देखते हैं, होरा दृष्टांत, ठीक है, द्वादशांश, त्रिंशांश और सप्तमांश, ये कैसे देखते हैं ये भी आपको अध्ययन कराएंगे। अर्थात सप्तवर्गीय कुंडली देखना सिखाएंगे और बनाना भी सिखाएंगे। D9 जिसको कहते हैं नवमांश, वो बनता कैसे है। यदि लग्न कुंडली में सूर्य के साथ राहु या शनि स्थित हो तो उस कुंडली में पितृदोष बनता है। ये पहला कारण। दूसरा कारण, गुरु के साथ राहु स्थित हो तो गुरु चांडाल
दोष होता है, ये दोष भी पितृदोष जैसा ही फल प्रदान करता है। आप किसी की कुंडली खोलिए और देखिए, सबसे पहले आपको सूर्य को देखना है। ये कुल मिलाकर के 12 कोष्टक हैं, 12 खाने से 12 भाव कहे जाते हैं। यहां से गिनती प्रारंभ होती है। ये 1 नंबर है, गिनती यहीं से प्रारंभ होगी। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर भले संख्या कुछ भी लिखी हुई हो सकती है, 1 से लेकर के 12 तक कुछ भी संख्या लिखी हुई हो, यहाँ पर रहेगा ये प्रथम भाव ही, 1 नंबर कोष्टक, 1 नंबर हाउस ही होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक, ये 12 नंबर खाने तक, 12 भाव तक, यदि सूर्य कहीं भी बैठे हो और उनके साथ, सूर्य के साथ राहु हो जाए अथवा शनि हो जाए, कहीं भी, ये तो उदाहरण के लिए इस वाले खाने में मैंने लिख दिया, कहीं भी किसी भी भाव में सूर्य के साथ राहु हो या शनि स्थित हो तो पितृदोष जैसी समस्या बनती है। इसका प्रभाव क्या होता है बता रहा हूं अभी आपको। और दोनों हो तो और ज्यादा इफेक्ट होगा। मान लीजिए सूर्य के साथ शनि भी है, राहु भी है, तब तो बहुत ही तगड़ा वाला पितृदोष बन गया। अथवा कुंडली में गुरु के साथ राहु हो, इसे गुरु चांडाल दोष कहा जाता है, लेकिन पितृदोष जैसी समस्या ये भी देता है। गुरु चांडाल दोष जो है ये भी पितृदोष जैसा समस्या देता है। अगर इस प्रकार का योग किसी की कुंडली में है तो आप कहोगे भैया आपके कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष जैसी समस्या है। अब उसको बताएंगे क्या भैया कि इसका प्रभाव क्या है। तो पितृदोष की कुछ विशेष प्रभाव है, अगर आप लोग इसे पहले नोट कर लें तो अच्छी बात रहेगी। इसी बार नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अगर पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपके मोबाइल में तो अपने मोबाइल के स्क्रीन को बड़ा करिए तो दिखने लग जाएगा पूरा। अपने मोबाइल के स्क्रीन को बड़ा करेंगे ये पूरा स्क्रीन दिखने लग जाएगा। और स्क्रीनशॉट ले लें। सौरभ पांडे जी, समय के अभाव के कारण रात्रि में क्लास है सौरभ पांडे जी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती ही होगी। अगर आप क्लास में जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो आपको रिकॉर्डिंग डेली क्लास की मिलेगी। जितनी भी क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर मिलेगी, उस रिकॉर्डिंग से अध्ययन करेंगे। एक चीज और है, यदि मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग से अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो उसके साथ साथ आपको, अगर इस बैच में अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो ये बैच जब समाप्त होगा 6-7 महीने बाद, फिर आपको नए बैच में ऐड कर दिया जाता है कि आप अध्ययन करो या रिवीजन करो। तो सुविधा तो बहुत ही देते हैं हम लोग अध्ययन करने के लिए। तो पितृदोष इस प्रकार से कुछ कुंडली बनती है। इसका जो प्रभाव होता है ये कहा जाता है कि जिस जातक की कुंडली में पितृदोष हो उसके बने बनाए कार्य बिगड़ना, ये सबसे बड़ा प्रभाव है इसका, पितृदोष का। बिल्कुल सफलता हाथ में होगी, सारा काम एग्जैक्ट हो जाएगा, एन टाइम पे जाकर के काम गड़बड़ हो जाना। आप लोग भी देखना आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग होगा तो बिल्कुल अंत में जाकर के काम बिगड़ता है। सारा काम बन जाएगा, लास्ट में जाकर के बिगड़ जाएगा। परीक्षा आदि में 1 नंबर से, आधे नंबर से जाकर के गड़बड़ी हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। संतान और विवाह से संबंधित घर में परेशानी रहती है। तीसरा जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो सबसे सटीक, कि जब भी घर में कोई मांगलिक कार्य होना है, जब भी घर में कोई मांगलिक कार्य होगा तो कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार की परेशानियां अवश्य आती है मांगलिक कार्य में। ऐसे सामान्य सब कुछ ठीक ठाक भी चलेगा, लेकिन जिस दिन मांगलिक कार्य सोचे या किए उस दिन कुछ न कुछ आकस्मिक दुर्घटना या अनावश्यक कुछ न कुछ विशेष होना ही होना है, अशुभता होना अपशगुन होना है। यदि व्यक्ति कुंडली में पितृदोष हो, आवाज तो सही आनी चाहिए जी, 1 सेकंड रुकिए।
प्रशांत जी अब बताइए, ठीक है? इसका उपाय यदि आप करना चाहें तो पितृदोष का उपाय लिख लीजिए। उपाय पितृदोष का देख लो, ऊपर है क्या? पितृदोष का उपाय लिखे तो सबसे सटीक और सबसे प्रभावशाली उपाय है त्रिपिंडी श्राद्ध। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण आदि हैं इसके भी उपाय, लेकिन मेन सबसे अगर सटीक उपाय है तो त्रिपिंडी श्राद्ध विधि विधान से कर दिया जाए तो पितृदोष जैसी जो कहते हैं ना भयंकर समस्या भी समाधान हो जाती है। दूसरा है श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कथा श्रवण। तीसरा पितृ गायत्री जप। चौथा यदि आप नॉर्मल बिना खर्चे का करना चाहते हैं तो काला कुत्ता, कौआ, काली चींटी, आदि को दाना डालें। तो ये सबसे सटीक उपाय है पितृदोष शांति करने के लिए। बाकी और भी बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे हरिवंश महापुराण का भी पाठ करते हैं, कई लोग करवाते हैं पितृदोष के लिए। मैं शिवानी जी से कहूंगा एक बार आप सभी लोगों से बात करें और बताएं अपनी प्रक्रिया सारी बारे में। राधे राधे जी। राधे श्याम, आवाज आ रही है, बताइए जी। आप सभी लोग क्लास में जुड़े हैं, आज सभी ने कुछ ना कुछ नया सीखा ही है। पितृदोष तो निश्चित तौर पर ही एक अपने आप में एक पूरा गहन विषय है और बड़ा विषय भी है। उसे जिस तरीके से गुरुजी ने आज समझाया आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। कुछ छात्र हमारे पुराने जुड़े हुए हैं, काफी कुछ लोग नए हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? किसको आज की क्लास अच्छी लगी है? प्रशांत जी, रजनीश जी, अभिषेक जी, जी जी, सौरभ जी धन्यवाद जी, आशीष जी। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लास की प्रक्रिया थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए डेमो क्लास क्यों रखी जाती है, ताकि आप लोग हमारे पढ़ाने का तरीका देख सकें, गुरुजी से मिल सके, कौन पढ़ाएगा बेसिकली, कौन आपके टीचर हैं उनसे मिल सके, है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को दिखाने के लिए रखी जाती हैं डेमो क्लास में। आपके प्रश्न भी लिए जाते हैं और कुछ चीजें हम अपनी तरफ से भी आप लोगों को बताते हैं। तो तरीका आपने देख ही लिया है पढ़ाने का, इसी तरीके से बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। धन्यवाद हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जो भी छात्र बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए हमसे जुड़ रहे हैं, एकदम जीरो से उनको शुरू करके उनको साथ लेकर के चलेंगे हम लोग, ठीक है। और जिनको थोड़ा बहुत आता भी है उनको भी पता चल जाएगा, उनका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में वो भी कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज्योतिष अपने आप में बहुत गहन, बहुत गूढ़ विषय है और बहुत बड़ा विषय है, जो मुझे लगता है एक आध जन्म में तो पूरा हो भी नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को एक तो टाइमिंग का मैं बता देती हूँ। देखिए क्लास आज भी है, आज वास्तुशास्त्र की क्लास है,
जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि इस क्लास में वैदिक ज्योतिष के साथ में आपको हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष, मुहूर्त और पंचांग का अध्ययन भी कराया जाएगा। ठीक है, आज वास्तुशास्त्र की क्लास है, रात में 9:15 से 10:15 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। कल आपके बैच की वैदिक क्लास है, तो हफ्ते में 3 दिन जो है वो आपकी वैदिक ज्योतिष की क्लास रहती है और 3 दिन वास्तुशास्त्र की क्लास रहती है, जो जिसका टाइम एक्स्ट्रा देना होता है ना। ये जो बाकी की क्लास चलेंगी वो शॉर्ट चलेंगी, और जो वैदिक ज्योतिष है वो आपका 0 से यानी बेसिक से लेकर के एडवांस तक, जिसमें गणित भी आएगा, फलित भी आएगा और मुहूर्त का पार्ट भी आता है, ये सब जो है आपका रेगुलर चलेगा। ठीक है, इसमें कोई जो है टाइम चेंज नहीं होता है। टाइम रहता है रात को 9:15 से लेकर के 10:30 बजे तक। टाइम हम घटा और बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना आप लोगों का विषय है और कितना आप लोगों का सिलेबस बचा हुआ है। क्लास जो आपकी सौरभ जी रहती है रात्रि में 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। दिन रहता है आपका सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, तो हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है। संडे में गुरुजी लाइव आते हैं, ज्यादातर गुरुजी लाइव आते हैं, नहीं तो बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ विषय जरूर बता दिया जाता है संडे के लिए। इसके साथ में आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी हमारी तरफ से। जो भी क्लास आपकी होगी, अगले दिन आपकी छुट्टी रहेगी बैच की, तो आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी और रिकॉर्डिंग देख करके आप अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे, छात्र ऐसे हैं, शादी में गए हैं या किसी वजह से क्लास नहीं कर पाए, तो अगले दिन रिकॉर्डिंग देख करके अपनी क्लास जरूर कंप्लीट करनी है। इसके साथ में आप लोगों को नोट्स अपने बनाने होंगे खुद से। नोट्स की हम कोई पीडीएफ आपको नहीं देंगे, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप स्वयं पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो भी पंचांग है, पंचांग से अध्ययन कराया जा रहा है या मुहूर्त का अध्ययन कराया जा रहा है, वृद्ध अपघाड़ा चक्र से, या फल दीपिका आपको पढ़ाई जा रही है, या जो भी पुस्तक आपको अध्ययन कराई जाएगी उसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे, आपके ग्रुप पर ही भेज दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ में अब मैं बात करती हूँ आपसे दक्षिणा की। कि दक्षिणा जो है वो 11,000 रुपए हमारी टोटल फीस है कोर्स की। लेकिन इस समय पर चूंकि बैच शुरू हो गया है, 2-3 क्लास आप लोगों की हो भी चुकी है बैच की, और आज की ये आखिरी डेमो है। एडमिशन भी बहुत लिमिटेड सीट्स बची हैं हमारे पास में, तो आप लोगों के लिए जो ऑफर है वो 8,999 रुपए का है। 2100 रुपए देकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, हम आपको बैच में जोड़ देंगे, और उसके बाद में बाकी की जो फीस है वो आधी आधी करके आप अगले 2 महीने में हमें पे कर देंगे। इस तरीके से आपकी दक्षिणा ली जाती है। अगर आप किसी भी मतलब जब आपके बैच का जो अध्ययन है वो कंप्लीट हो जाता है, ये बैच आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हम आपको नेक्स्ट बैच में ऐड कर देते हैं। उसकी कोई फीस, कोई दक्षिणा आपसे नहीं ली जाती। मतलब आप एक बार हमसे जुड़े हैं, फिर आप हमसे आगे के हर बैचेस में जुड़ते रहेंगे। जो भी हमारे नए बैचेस शुरू होते हैं, इससे आपका रिवीजन भी होता रहता है, साथ में आप हमसे जुड़ते भी रहते हैं। सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा तो आपका सर्टिफिकेट बनवा करके आपके व्हाट्सएप पर हम भिजवा देंगे, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज करिए, मैं अभी आप लोगों के जवाब दे देती हूँ। आप लोग बता सकते हैं यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो। सौरभ जी, ये किस्त में ही है पैसा, 3 इंस्टॉलमेंट में हम पैसे लेते हैं। देखिए, बार बार कहना ग्रुप पर किसी के भी सामने, मुझे लगता है किसी का नाम लेकर के यदि व्यक्ति का कहा जाएगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें भी बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमने इस इंस्टॉलमेंट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है जो आप एडमिशन के समय पर देते हैं, दूसरी है जो आप अगले महीने देते हैं, और तीसरी है जो आप तीसरे महीने देते हैं। ठीक है ना।